हेलो एवरीवन, मैं हूं इमराज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसमें हम आज दोस्तों एक साइंस के वीडियोस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अपना पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो ये आपको बताना है। हम पहले ऑप्शन रीड कर लेते हैं, उसके बाद उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है। अगर हम बात करें दोलनी गति की, तो दोलनी गति वह गति होती है जिसमें जो कोई पिंड होता है वो साम्यावस्था के इधर उधर अर्थात इर्द गिर्द गति करे, उसे कौन सी गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। बात करें आवर्ती गति की, तो वो गति जिसका एक निश्चित आवर्त काल होता है, जैसे अपनी घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है उसका एक चक्कर 1 मिनट में पूरा होता है, तो वो आवर्ती गति होती है। इस प्रकार की गति। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दोलन करने में लिया गया समय जो होता है वो आवर्ती गति होती है। मतलब प्रत्येक दोलन में समय लगता है, प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है। जबकि दूसरा कह रहा है प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति नहीं होती, तो ये रॉन्ग कह रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं होगा। तीसरा कह रहा है प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी होती है। क्या घड़ी की सुई दोलनी गति करती है? नहीं ना, आवर्ती गति करती है। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो अपना हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्या रखा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है सोनार में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऑडिबल रेंज मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक जिसे हम नहीं सुन सकते, अपश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव प्रश्रव्य तरंगे। ऑडिबल वेव हम जानते हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 से 20,000 तक होती है, 20 से 20 के बीच में होती है। इनकी 20 के लेस देन 20 हर्ट्ज की होती है। और इंफ्रासोनिक इनकी भी कम होती है, क्योंकि इनको सिर्फ चमगादड़ सुन पाते हैं और इनका यूज़ साउंड एंड नेविगेटिंग में किया जाता है। तो सोनार का आप जानते होंगे, साउंड एंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सोनार को यूज़ जो होती है पानी में चलने वाली जहाज़ें करती हैं, क्योंकि नीचे कोई पत्थर वगैरह या नीचे कोई बड़ा एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि वहाँ से टकरा कर अगर वेव्स आती हैं तो उन्हें पता लग जाता है आगे कोई अवरोध है, तो इसलिए सोनार तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही उत्तर जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हो जाएगा, क्योंकि प्रासरव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला पूछा जा रहा है कि प्रासरव्य तरंगें किसने उत्पन्न की थी? अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अगर हम बात करें कि इनके कैसे आप उत्तर ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी, जबकि रोंटगन ने जो होती है रेडियो तरंगों की खोज की थी। रोंटगन रेडियो तरंगों की खोज किए थे, रोंटगन रेडियो वेव्स की खोज किए थे, रेडियो। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करने से उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ये ऑप्शन, ग्लाटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ग्लाटन वैज्ञानिक उत्पन्न की थी इनको। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ग्लाटन सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसको बता देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। ग्लाटन नामक साइंटिस्ट, याद रखिएगा, प्रासरव्य तरंगों उत्पन्न की थी। सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में किसने बताया था? तो देखिए, हमने अभी बात की कि मैक्सवेल ने जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल। मार्कोनी रेडियो की खोज किए थे, हेनरी नहीं हो जाएगा, नॉर्टन ऑफ दी तो होगा ही नहीं, तो आपका जो सही उत्तर है वो मैक्सवेल हो जाएगा इसमें। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आपको सीख गए होंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? देखिए, भेदन क्षमता सबसे अधिक कब होती है? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है गामा रेज की होती है, और गामा रेज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। गामा रेज जो होती है इनकी आवृत्ति कम होने के कारण इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इनकी आवृत्ति भी अधिक होती है। इस कारण इनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है। और फिर गामा रेज का उपयोग जो होता है वेयर हाउस, जहाँ अनाज का भंडार किया जाता है, वहाँ यूज किया जाता है, ताकि कीड़े मकोड़ों को मारा जा सके और इन्हें सही से भंडारण किया जा सके।
तो इसका उपयोग वहाँ किया जाता है। एक्सरेज का उपयोग एक्सरे में किया जाता है। इंफ्रारेड इसका उपयोग जो टीवी रिमोट होता है अपने घरों में वहाँ किया जाता है। माइक्रोवेव के भी बहुत सारे उपयोग हैं जिन्हें हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पिच जो होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ये दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं और हम कई बार गलत करके आते हैं। जो तीव्रता जो समानुपाती रहेगी, तीव्रता जो होती है समानुपाती रहती है आयाम की, तीव्रता जो होती है आयाम के समानुपाती होती है। तीव्रता आयाम के समानुपाती होती है, जबकि पिच जो होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब ये पिच को ही हम तारतु भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आवृत्ति समान पिच या तारतु जो समानुपाती होता है आवृत्ति के, और तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और बार बार कंफ्यूजन भी करता है हमको। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार या एकाधिक खालिस्तान के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मतलब कोई साउंड जो होती है हमें बार बार सुनाई दे, तो हम कई बार देखते हैं जहाँ पर दो पहाड़ों के बीच में जब आदमी बोलता है तो ध्वनि होती है रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस सुनाई देती है। और किस प्रभाव के कारण दिखाई देती है? रिफ्लेक्टिंग के प्रभाव के कारण, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। तो ध्वनि हमें बार बार टकरा करके कैसे सुनाई देती है? परावर्तन के कारण सुनाई देती है। परावर्तन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है बार बार। परावर्तन लगाएंगे बी ऑप्शन। परावर्तन के कारण हमें ध्वनि बार बार सुनाई देती है। परावर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम चले तो कहा जाता है कि एक तरंग की गहराई को क्या कहा जाता है? देखिए, जब कोई तरंग होती है, तरंग होती है इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये, तो ये तरंग का जो होता है ये गर्त है, यहाँ पे ये गर्त है और ये सुरंग है। तो ये माध्य स्थिति से अधिकतम जो दूरी होगी हमें इससे ही आयाम कहते हैं तरंग का। अब ये ऑप्शन को जो होता है ये गहराई लिख करके हमें कन्फ्यूजन करने का ट्राई किया गया है, जबकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ऊपर जाने पर कोई गहराई नहीं है, यहाँ से नीचे जाने पर ये गहराई है। तो अब इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई है। जो ये माध्य लाइन है अपनी माध्य स्थिति है, इससे अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। आप इतना याद रखिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। किन तरंगों को संपीड़न और विलन की प्रतिक्रिया शामिल होती है? तो देखिए, हमारी तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य तरंग, बात की जा रही है अनुदैर्घ्य तरंग की। तो हम दोनों तरंगों की बात कर लेते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है माध्यम के जो कण होते हैं उनके समांतर गति करती है। जैसे समांतर गति करती है मतलब कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, माध्यम के समांतर गति करती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगें इनके लंबवत गति करते हैं। तो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है संपीड़न और विलन का प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि ये इनके तरंग समांतर चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों के लंबवत में गति करती हैं, तो इस वजह से संपीड़न और विलन की प्रतिक्रिया अनुदैर्घ्य तरंगे दर्शाती है। अनुदैर्घ्य तरंगे ये प्रतिक्रिया देती हैं। आगे चले तो पूछा जा रहा है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि किस वजह से उत्पन्न होती है? तो हम एक बात जानते हैं कि ध्वनि साउंड उत्पन्न कैसे होती है? ये साउंड वाइब्रेटिंग के उत्पन्न होती है। जैसे हम वोकल कॉर्ड को अगर टच करें और बोले तो हमें कंपन का महसूस होता है। तो जब चीज़ें कंपन करती हैं, जैसे हम किसी थाली को पीटेंगे तो उसमें एक कंपन उत्पन्न होता है। तो आप इसका भी पता लगा सकते हैं कि जो कंपन होता है वो कंपन ध्वनि उत्पन्न करने का एक कारण होता है। तो वस्तुओं के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हो सकता है इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक रही हो, लेकिन अगर आप मुझे सुझाव देंगे तो मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ। और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।